बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स और एक्सरसाइज सेक्शन बी जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जनाब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है और जिसका जो पार्ट बी है इसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इनर्शिया के हवाले से। तो बहुत डिटेल में मैंने वीडियो जो है इसकी बनाई हुई है, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट ए है डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी डेफिनेशन जनाब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर मौजूद है। न्यूटन सेकेंड लॉ जनाब ये रहा। तो व्हेन एन अनबैलेंस्ड non-zero net force acts on an object, then an acceleration is produced in the object in the direction of resultant force। क्या कह रहा है ये रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा है। ये अनबैलेंस्ड होनी चाहिए फोर्स, नॉन ज़ीरो। ये एक ही बात को दो तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो अनबैलेंस्ड कह लें आप, यहाँ पे नॉन ज़ीरो कह लें। नेट फोर्स होगी, यानी कि फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका वेक्टर का जितनी भी फोर्सेस उसमें ऐड कर रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन सब का वेक्टर सम करना है आपने, ठीक है। और फिर जो हमारे पास फोर्स बचेगी सब का सम करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कहते हैं, तो वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। एक्सेलरेशन क्या करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को जो हम कह रहे होते हैं एक्सेलरेशन। ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो या तो बाय डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या बाय मैग्नीट्यूड, या हो सकता है दोनों चीज़ें ही चेंज हो रही हों। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होंगे उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब वो एक्सेलरेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितनी ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई करेंगे आप, एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा, जितना ज़्यादा उसका मास होगा, उतनी ही कम जो है एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी। और ये एक बात और मैं आगे आपको बताऊंगा जब ये इसकी जो है हम वो करेंगे डेरिवेशन। तो ये भी क्वेश्चन है इसके अंदर, ये देखें जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पार्ट ए आपको बता दिया कि डेफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ की बुक में मौजूद है डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने अपनी वर्डिंग में की है, मैंने रीड नहीं की वहाँ से डेफिनेशन। बहरहाल इसका पार्ट भी देखें। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 kg। 850 किलोग्राम जो है मास है एक ऑब्जेक्ट का, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है 3400 न्यूटन की। कहना है एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर दें कितनी होगी। तो F इजिकल टू एम है, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो कि हमें ड्राइव भी करना है। आगे जो है वो आएगा, क्वेश्चन आएगा इसी में, तो मैं करवाऊंगा आपको वो ड्राइव, पूरी डेरिवेशन करवाऊंगा। तो फिलहाल हम ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं और इक्वेशन हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की, जो कि है F इजिकल टू एम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, मास हमें गिवन था 850 kg, फोर्स हमें गिवन थी 3400 न्यूटन, रिक्वायर्ड था हमें एक्सेलरेशन ए। तो सोल्यूशन है इसका F इजिकल्स टू एम ए, जो है इसकी इक्वेशन जो हमें यूज़ करना है सेकेंड लॉ, ये हमें अप्लाई कर दिया यहाँ पर। और फोर्स हमें पता है 3400 है, एम हमें पता है मास 850 है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो 850 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर हम इसको डिवीजन परफॉर्म कर देंगे तो आएगा रिजल्ट हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। अब एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वही यूनिट हम यहाँ पर फाइनल आंसर में यूज़ करेंगे। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो है वो या तो यूनिट गलत लिख देते हैं या फिर लिखते ही नहीं है। तो लाजमी लिखा करें यूनिट, और बिल्कुल सही यूनिट लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट सी है, देखते हैं क्या है जनाब। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 kg। अब कह रहा है कि कितनी फोर्स अप्लाई की जाए एक बॉडी पर जिसका मास हो 425 kg टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। यानी जो एक्सेलरेशन जो है वो पार्ट बी में आंसर आया है आपका, वही एक्सेलरेशन आपने यूज़ करनी है। यानी कि उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका मास 425 kg है। फोर्स इस बार हमें कैलकुलेट करनी है।
तो करते हैं जनाब कैलकुलेट। तो मास है 425 kg, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की है 4, तो वही यहाँ पे मैंने यूज़ की है। रिक्वायर्ड है फोर्स जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया है हमने, सारी वैल्यूज़ पुट की, सिम्प्लीफिकेशन की, तो 1700 न्यूटन जो है फोर्स यहाँ पर हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर, वो ये देखें एक्सेलरेशन जो है इस केस में सेम थी। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे भी जो है 4, एक्सेलरेशन दोनों जगह पे सेम है। मास डिफरेंट है यहाँ पर, देखें मास यहाँ पे 425 और यहाँ पर है 850। यहाँ पे ज़्यादा मास है तो इसलिए जो है फोर्स भी जो यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा लग रही है 3400 न्यूटन, और यहाँ पे कम मास है तो यहाँ पे फोर्स भी कम लग रही है, देखें 1700 न्यूटन। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी आपको ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, और जब भी हम दो चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो तीसरी चीज़ जो है या बाकी जितने भी वेरिएबल मौजूद हैं उन सबको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं या फिर कांस्टेंट लेकर जो है वो उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ताकि बेहतर तौर पे हम स्टडी कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट ए, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो F = ma वाला जनाब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे गलती है, गलती ये कि रिलेशनशिप तो हमें बताना है लेकिन अप्लाइड फोर्स नहीं जनाब। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स नहीं है वो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसमें जो फोर्स F है वो क्या होती है, कौन सी फोर्स होती है, वो होती है नेट फोर्स। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ये होना चाहिए था करेक्ट जो इसका क्वेश्चन है। बहरहाल जो भी लिखा हुआ है तो मैंने उसी लिहाज से जो है वो डेरिवेशन वहाँ पर की है। तो ये रही जनाब डेरिवेशन, ये बुक में भी मौजूद है। थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे, मैंने कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे लिखी हैं। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट हमने जो है एक बॉडी हमने सपोज कर ली है। कंसिडर का मतलब सपोज कर लेना, फ़र्ज़ कर लेना, जिसका मास कितना है m है, और एक उस पर जो है नॉन ज़ीरो नेट फोर्स एक्ट कर रही है। यानी कि बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा फोर्स उस पर जो है ऐड कर रही हो सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि एक मेज़ हो और उस मेज़ को दो बच्चे जो हैं वो दोनों जानिब खींच रहे हों, एक आगे खींच रहा हो और एक जो है वो अपनी जानिब खींच रहा हो। डिपेंड करेगा कि कौन से डायरेक्शन में वो खींच रहे हैं, फिर उन सारी फोर्सेस को हम सम करके बता सकते हैं कि किसकी फ़ोर्स ज़्यादा है, तो उसी जानिब जो है वो मेज़ जो है वो मूव करेगी। ठीक है, तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी हमने सपोज कर ली जिसका मास जो है हम कह रहे हैं कि m है और उस पर नॉन ज़ीरो नेट फोर्स ऐड कर रही है। यानी कि सारी फोर्सेस का हमने वेक्टर सम अगर कर लिया है तो वो F आ रहा है। एक्टिंग ऑन द बॉडी एज अ रिज़ल्ट, अब रिज़ल्ट के तौर पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी और जिस डायरेक्शन में ये F होगी रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन जो है वो होगी प्रोड्यूस। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ साथ यहाँ पे इसका सिंबल भी लिख लीजिएगा आप A। ठीक है, इन्वर्ट उसमें कोटेशन मार्क्स के अंदर A लिख लीजिएगा आप एक्सेलरेशन के बाद। इस प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो ये बात हमने बता दी। अब उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा था, जो हमने स्टेटमेंट देखी थी कि उसमें हमने कहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि मास कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंने आप ब्रैकेट में लिख दी है कंडीशन, और ये हमारा हो गया रिलेशन नंबर 1। तो ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है यहाँ पे ये। उसके बाद देखें एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मास के, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह से लिखते हैं, 1 के डिनोमिनेटर में चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, 1/m करके लिखेंगे इसको हम, और यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ये कंडीशन है इस रिलेशनशिप की, इसके वैलिड होने की। तो ये रिलेशनशिप नंबर 1, ये रिलेशनशिप नंबर 2, इक्वेशंस नहीं है यहाँ पे, इक्वल के साइन नहीं आ रहा है, ये रिलेशंस हैं, तो इसलिए दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंबाइनिंग रिलेशंस 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन मत लिखिएगा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी फिर। अब देखें जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, रिमूव होता है, तो फिर दो चीज़ें आती हैं, एक तो इक्वल का साइन और दूसरा एक कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो k इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने यहाँ पे बता दिया। जब भी कोई नया वेरिएबल यूज़ करते हैं या आता है, कोई नई चीज़ आती है तो उसके बारे में लाजमी बताना पड़ता है, और सिमिलरली जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो जो भी वेरिएबल हमें यूज़ करने हैं उन सब के बारे में यहाँ बताना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो a यहाँ पे यूज़ हुआ है उसके बारे में यहाँ पे आप जिक्र कर दीजिएगा कि एक्सेलरेशन जो है उसका सिंबल है a। वर्डिंग मैंने लिख दिया लेकिन सिंबल यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना, बहरहाल तो देखिए अब यहाँ पे मैंने कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की है, इस m को मैं इधर लेके चला गया हूँ तो ये ma हो गया है, और ये वाला k यहाँ पे लिखा हुआ था kf, बस इसको हमने क्या कर दिया है आगे पीछे चीज़ें करके लिख दी हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ हमें चाहिए होती है फोर्स और एक्सेलरेशन का हमें जो है रिलेशनशिप चाहिए था, तो फोर्स जो है मैंने रखी है कहाँ पर, लेफ़्ट साइड पर, और बाकी चीज़ें जो है मैंने रखी हैं राइट साइड पर।
अभी के जो है किसी भी सिस्टम में चले जाएं आप, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चले जाएं, यानी एमकेएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो, एफपीएस हो या एसआई सिस्टम हो जो आप पढ़ रहे हैं इस बुक के अंदर, तो हर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर के की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम के की जगह 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो एफ इज़ इक्वल्स टू एम है जो हमारे पास फाइनल जो है इक्वेशन बनती है, जो हमने पीछे न्यूमेरिकल में भी जो है वो यूज़ की थी। ठीक है, अब उसके बाद देखें इसका जो पार्ट बी है वो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। पार्ट बी लिखा हुआ फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज़ एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैट स्पीड्स अप इट टू 36 मीटर पर सेकेंड। इसमें थोड़ी सी गलती भी है और टाइम जो है, टाइम यहाँ पे गिवन होना चाहिए था, टाइम यहाँ पे मिसिंग है। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, कह रहा है मास फाइंड करें बॉडी का जो है जो विच इज़ एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, जिस पे एक फोर्स अप्लाई की गई है 200 न्यूटन की, जिसमें जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 36 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब इसने कुछ नहीं बताया कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी, वो रुका हुआ था या चल रहा था, कि मूव कर रहा था या नहीं कर रहा था, और कितने टाइम में ये चेंज आया, क्योंकि टाइम जब तक नहीं पता होगा हमें एक्सेलरेशन पता नहीं चलेगी। एक्सेलरेशन पता नहीं चलेगी तो हम एफ इजिकल टू एम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल पिछले जो पुरानी बुक थी उसमें मौजूद था, तो मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है और उसी को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सवाल जो है वो अगर इस तरह का सवाल पेपर में आता है, न्यूमेरिकल आता है इस तरह का, तो किस तरीके से जो आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस साल भी जो है ये वाला न्यूमेरिकल आया था, ये वाला न्यूमेरिकल। तो देखें सेम इसी से मिलता जुलता सवाल है। देखें, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, एक बॉडी जो रुकी हुई थी यानी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसके ऊपर फोर्स ऐड करती है, तो कितने टाइम के लिए करती है? 4 सेकंड्स के लिए करती है। एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड। सेम यही वैल्यू है और यही कॉन्सेप्ट है। 36 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसकी हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी है 36 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, इसमें भी मास फाइंड करने का कह रहा है, इसमें भी मास फाइंड करने का कह रहा है। इसमें भी वेलोसिटी जो है वो 36 है, 36 है, फोर्स इसमें डिफरेंट है, बस यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 120 है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये स्टेशनरी बॉडी और ये 4 सेकंड वाला टाइम जो है, ये चीज़ मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वजह से ये जो न्यूमेरिकल है इस कंडीशन में फ़िलहाल ये सॉल्व नहीं हो पाएगा पार्ट बी, तो इसलिए मैं इसकी जगह जो है पुरानी बुक से ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप इस तरह का न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे। तो जनाब ये रहा न्यूमेरिकल, पार्ट बी है इसका। फोर्स है 120 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली जनाब 0, वैल्यूज़ भी सारी वही ली हैं मैंने, ठीक है, पुराने वाले न्यूमेरिकल की। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 36 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें दिया हुआ था 4 सेकंड, मास m है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगी एक्सेलरेशन, क्योंकि जब F इजिकल्स टू एम ए आप अप्लाई करेंगे तो उसमें मास हमें निकालना है, फोर्स हमें दी हुई है लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। देखें ये वाली इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है, न्यूटन की सेकंड लॉ की, हमें निकालना है मास, फोर्स उन्होंने हमें दी हुई है, और एक्सेलरेशन के लिए उन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है, कुछ डिफरेंट चीज़ें हमें दी हुई हैं, जैसे टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो इससे हम जो है वो एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस में 80, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, सिंप्लीफाई किया इसको, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पर सेकेंड लॉ में पुट कर दी है, एफ इजिकल्स टू एम ए में सारी वैल्यूज़ पुट की हमने, एम की वैल्यू निकाल ली है, तो 120 डिवाइडेड बाई 9 किया तो 13.33 kg यानी किलोग्राम जो है ये आंसर आ गया है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें वो कह रहा है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। अब यही बॉडी है, पार्ट सी जो है मैं यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, यानी कि यही बॉडी है और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है हमें कि कितनी होगी अगर फोर्स जो है हम चेंज कर दें, कितनी कर दें, 280 न्यूटन कर दें। यानी इसमें हमने ली हुई थी 120 न्यूटन और अब हो जाएगी 280 न्यूटन, तो जो है क्या फ़र्क पड़ेगा एक्सेलरेशन पर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए मास जो हमने कैलकुलेट किया वो 13.3 kg है, फोर्स जो है इस बार हो गई है 280 न्यूटन, पहले थी 120 न्यूटन, यानी अब ज़्यादा हो गई है फोर्स, तो आंसर भी यकीनन बड़ा ही आएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो एफ इजिकल टू एम में अप्लाई कर दिया है, वैल्यू पुट की हमने 280 न्यूटन 13.33, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड करवा देंगे हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 280 से डिवाइड करा देंगे 13.33,
280 को डिवाइड करवा देंगे हम 13.33 से, तो रिज़ल्ट आएगा 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट में 005 भी कुछ आ रहा था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 21 ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो 00 इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें एक्सेलरेशन जो है पहले 9 थी, अब 21 हो गई है, काफ़ी फ़र्क आ गया है जनाब, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 7। एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास। एक खाली कार है, यानी इसमें कोई वज़न नहीं रखा हुआ, कोई सामान नहीं है, पैसेंजर वगैरह नहीं है, एक खाली कार है, उसमें 1200 kg मास है उसका। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका जो इंजन है उसकी पावर मतलब उसकी फ़ोर्स बता रहे हैं, वो एक्सेलरेशन बता रहे हैं कि वो जो अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो कितनी स्पीड जो है वो दे सकता है इसको, यानी कितना उसको एक्सेलरेट करवा सकता है। तो उसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे बता दी उन्होंने हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ 300 kg लोड इज़ एडेड, अब उसमें जो है अगर हम वज़न डाल देंगे, 300 kg लोड डाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 मास बाय, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें पैसेंजर भी जो है हो सकते हैं, उसमें हो सकता है पैसेंजर के साथ साथ हम सामान भी रख दें। तो व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, तो अब जो है वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि इंजन जो है वो कितनी फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम। अच्छा, बहरहाल डेटा बनाते हैं पहले। तो मास ऑफ एम्प्टी कार M1 कह रहा हूँ उसको मैं 1200 kg है ये। एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी कार A1 कह रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि ज़्यादा बार इस्तेमाल हो रहे हैं वेरिएबल, तो इसलिए A1 A2 इस तरह करके यूज़ कर लेते हैं। तो A1 जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये रहा। उसके बाद मास ऑफ लोड, इसको मैंने M2 कह दिया, ये 300 kg है, ये रहा जनाब। रिक्वायर्ड है हमें एक्सेलरेशन ऑफ लोडेड कार, यानी जब कार में हमने वज़न डाल दिया है तब उसका एक्सेलरेशन कितनी होगी, A2 से इसको हम कह रहे हैं, तो A2 हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ F इज़ द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, अगर F जो है वो फोर्स है जो कि इंजन जो है वो अप्लाई कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है फार्मूला F इज़ इक्वल्स टू MA1, यानी न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया है। तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, M भी पता है, A1 भी पता है, दोनों वैल्यूज़ फुट की मल्टीप्लाई किया, 4800 न्यूटन हमारे पास आ गई फोर्स। अब उसके बाद इफ़ कैपिटल M इज़ द मास ऑफ लोडेड कार, अब जब उसमें सामान डाल दोगे आप तो मास जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल मास कितना बनेगा, M1 प्लस M2 बनेगा। तो टोटल मास हमने फाइंड आउट कर लिया पहले, 1200 प्लस 300, ये 1200 जो है कार का मास था, 300 जो है ये जो सामान हमने उसमें भरा है, जो पैसेंजर बैठाए हैं उनका मास, तो टोटल हो गया 1500 kg। अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है दोबारा से फार्मूला, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन इस बार। तो ये एफ ही रहेगा जनाब, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया है, मिटा देते हैं, मिटा दिया जनाब हमने ये। तो फोर्स जो है दोनों केसेस में सेम रहेगी, इंजन की फोर्स चेंज नहीं होगी। तो F इज़ इक्वल्स टू कैपिटल M A2, मास इस बार ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल M इसको लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब जो है हमने वैल्यू पुट कर दी है 4800 न्यूटन जो हमने ऊपर से निकाली थी फोर्स। इंजन अभी भी उतनी ही फोर्स लगा सकता है, लेकिन इस बार जो है वो स्पीड कम बढ़ेगी, यानी कम जो है स्पीड से गाड़ी चलेगी। और 1500 जो है जहाँ पर जनाब हमने क्या किया है, ये मास था कैपिटल M, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। अब 1500 यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था A के साथ, अब जब वहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 4800 को 1500 से डिवाइड करेंगे आप तो 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये A2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। सही है, लोडेड कार की जो एक्सेलरेशन वो यहाँ पर ये आ जाएगी। क्लियर, यानी कि अब जो एक्सेलरेशन होगी उसका रेट जो है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। देखें पहले एक्सेलरेशन जो थी वो कितनी थी, 4 थी, अब जो है वो हो गई 3.2, यानी इजाफा जो आएगा स्पीड के अंदर ऑब्जेक्ट की वो कम आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 का कोई पार्ट नहीं था, वो एक न्यूमेरिकल था पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हमें डिफरेंसेस बताने हैं मास और वेट में। यहाँ पे उन्होंने 3 डिफरेंसेस का कहा है, मैंने जो है वो ज़्यादा डिफरेंसेस बताए हैं आपको, तो देखते हैं जनाब क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, डेफिनेशन है इसकी। मास जो है वो मादे की मिकदार होती है, क्वान्टिटी ऑफ मैटर होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद है, ठीक है ना। वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये वो फोर्स है जिसके ज़रिए से ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जो है वो खींच रही होती है, ठीक है। नीचे का वर्ड नहीं यूज़ करिएगा कभी भी कि डाउनवर्ड खींच रही होती है, ये नहीं कहिएगा, टुवर्ड द सेंटर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करिएगा।
मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी में हमें डायरेक्शन पता होती है, वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर होती है। और वेट जो है वो टाइप ऑफ फोर्स होती है, तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी वेक्टर ही है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, भले आप चांद पे चले जाएं, मास पे चले जो है मार्स पे चले जाएं, किसी प्लेनेट पे चले जाएं, कहीं भी जाएं, मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट जो है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होगा। सही है। इवन के अर्थ की जो सरफेस है वो भी परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो इसलिए पोल्स पर जो है वेट ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर वाली जो जगह है वहाँ पर वेट क्या होता है, कम होता है। सिमिलरली हाइट के साथ भी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है। W=mg फार्मूला होता है, क्योंकि इसका ग्रेविटी आ रही होती है, तो ग्रेविटी जो है वो चेंज होती रहती है। डेप्थ में भी ज़मीन की गहराई में जाएंगे तब भी ग्रेविटी चेंज होगी, ज़मीन से ऊपर जाएंगे तब भी ग्रेविटी चेंज होगी। स्पेस में जो है और कम हो जाए, स्पेस में तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। मून पे जो है वो अर्थ के मुकाबले में 6 गुना कम है, 1/6 है, तो इसलिए ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होता है ये। तो वेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट दैट प्लेस। उसके बाद देखें नंबर 4 है मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस, पेन बैलेंस। तो मास जो है वो फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, बीम बैलेंस से और पेन बैलेंस। तो डिफरेंट टाइप के तराजू हैं ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि MCQ वगैरह में अगर कोई आए तो आप इजीली आप इसका आंसर कर सको। उसके बाद देखें वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट को जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जा सकता है। उसके बाद देखें SI यूनिट है मास का, वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेट क्योंकि टाइप ऑफ फोर्स है तो इसका जो होता है न्यूटन। और अगर कोई साइंटिस्ट का नेम एज यूनिट इस्तेमाल हो रहा हो तो उसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल नहीं बनता बल्कि स्मॉल बनता है, जानबूझ के मैंने यहाँ पे ये स्मॉल बनाया है। अगर बुक में आपको नज़र भी आए तो मिस प्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन जो यूनिट के तौर पे अगर इस्तेमाल होगा कभी भी कोई साइंटिस्ट का नेम तो वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सिंबल है इसका वो कैपिटल N है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट का, कुछ ना कुछ तो होगा, वो बहुत कम ही क्यों ना हो लेकिन होगा कुछ ना कुछ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, इसलिए सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वेट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, मास जो एक बेस क्वांटिटी है और वेट जो है वो क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो इस तरह से टोटल 7 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए ताकि अगर लॉन्ग में भी आए तो तब भी आप इजीली जो है इनको आंसर कर सकते हैं, या MCQ में कोई इससे रिलेटेड बात आ जाए तो तब भी आप इजीली आंसर कर दोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या था। देखें पार्ट बी में वो कह रहे हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 60 kg, एक ऑब्जेक्ट का मास हमें बता दिया उन्होंने 60 kg है, इसका हमें वेट फाइंड करना है डिफरेंट जगहों पर, अर्थ पे कह रहे हैं, मून पे कह रहे हैं और मार्स पे फाइंड आउट करने का कह रहे हैं। ग्रेविटी उन्होंने दे दी है हमें, अर्थ की दे दी है 9.8, हमें याद भी होती है तो याद होनी चाहिए आपको। मून का मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप याद कर लें तो बेहतर है, 9.8 डिवाइडेड बाय 6 करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थ की ग्रेविटी का जो है 6 गुना कम होता है मून पे, डिवाइडेड बाय 6 कर दें आप तो बहरहाल 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मार्स पर जो है ये 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये वैल्यूज़ है हम यहाँ पे डेटा बना लेते हैं सारा और फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं। W=mg हमें अप्लाई करना होगा तो ईज़िली हम सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ये रहा जनाब, और यहाँ पे जनाब लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पता था हमें 60 kg, डेटा में लिख दिया हमने, गिवन है ये। पार्ट 1 में कह रहे हैं ग्रेविटी ऑन अर्थ निकालनी है, तो G1 कह रहा हूँ उसको मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन मून सारा डेटा मैंने बना दिया है। रिक्वायर्ड हमें है वेट W1 W2 W3 कह रहा हूँ उनको मैं, फॉर्मूला हमने अप्लाई किए, सिम्प्लीफिकेशन की, सारी वैल्यूज़ डाल के सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। तो जनाब ये फाइनली हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं W1 W2 और W3। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको रह जाती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।